तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा यहाँ से रेक्टम से लेकर के और यहाँ माउथ तक पूरा फैला होता है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। ये हमारे जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हो तो उसको डिस्ट्रॉय करना, और हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के थ्रू एसोसिएटेड होती है, जो अपने सिक्रेशंस इसमें इंजेक्ट करते हैं और जिससे जो फूड का डाइजेशन है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प मिलती है। इसमें योगा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योगिक जो आसन्स हैं, प्राणायाम है या फिर मेडिटेशन है, आसन्स क्या करते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं इनकी मसाज करते हैं, इनको स्ट्रेच करते हैं। तो वो फिजिकली इनको इनका सेक्रेशन सही करने में एक तरीके से स्टिमुलाई प्रोवाइड कराते हैं। ब्लड फ्लो को सही करते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। मूवमेंट के थ्रू कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें ठीक सही हो जाती हैं। जबकि जो मेडिटेशन एंड प्राणायाम की टेक्निक्स होती हैं तो वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, और जो स्ट्रेस की वजह से और मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से हट करके अदर एरियाज पे डाइवर्ट हो जाता है, तो उनको वापस से डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर डाइवर्ट करता है। तो जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके ऊपर योगा का ओवरऑल इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। इवन योग में अग्नि को ही, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा पार्ट है, उसको अग्नि से तुलना की गई है। तो उस अग्नि को बैलेंस करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा हेल्थ का बेस माना गया है। तो उसके लिए बहुत कुछ है, जो सारे आसनास हैं वो ज़्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ही फोकस करते हैं। इसके ऑर्गन्स की अगर बात करें तो माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस, जो कि जिससे होकर के खाना जाता है। फेरिंग्स क्या करता है कि फेरिंग्स जैसे ही खाना एंटर करता है फेरिंग्स में, उसके बाद वो लंग्स में खाना ना चला जाए इसके लिए वॉल्व बंद कर देता है, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद रेक्टम में जो है बचा हुआ वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है और एनस के थ्रू उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसमें एक्सेसरी ऑर्गन्स है, सलेवरी ग्लैंड्स जो हमारे माउथ में होती हैं, लीवर और गॉल ब्लैडर जो कि बाइल सिक्रेट करते हैं, और पेनक्रियाज अपने जूसेस सिक्रेट करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसकी बात करें तो स्टेप वाइज क्या प्रोसेस होती है डाइजेशन की। सबसे पहले हम फूड अपने माउथ में इनटेक करते हैं, इसके बाद उसको हम च्यू करते हैं, और इसके बाद वो जब हमारे अंदर स्वेलो होता है तो जो मसल्स होती हैं ईसोफेगस की, वो उसको पाइप में जैसे ही प्रेशर के थ्रू, मस्कुलर प्रेशर के थ्रू उसको भेजती है। मतलब ऐसे नहीं कि खाना ऐसे डाला तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरता है, एक्चुअल में वो मस्कुलर प्रेशर की वजह से। तो अगर आप शीर्षासन लगा के भी खाना खा रहे हो तो वो भी आपके ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नीचे चला जाएगा। मैकेनिकल डाइजेशन स्टमक में और माउथ में होता है। माउथ में जब हम च्यू करते हैं और इसके बाद स्टमक में उसको कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू डाइजेस्ट किया जाता है। केमिकल डाइजेशन में एंजाइम ब्रेकडाउन का यूज़ किया जाता है, जो कि स्टमक में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर पोर्शन इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में यूज़ किया जाता है। एब्जॉर्प्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उनको माइक्रोविलाइज और विलाइज के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में फेंक दिया जाता, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद वेस्ट एलिमिनेशन, बाकी का जो फूड मटेरियल बचा हुआ होता है तो वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होता है, तो उसको उसमें से वाटर एट्सेट्रा कुछ ज़रूरी चीज़ें लेकर के और उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, जिससे पेट में खाली जगह बन सके और वो सड़ा हुआ खाना हमारे अंदर ही ना रह जाए। आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं कि सबसे पहले जब हम खाना मुंह से खाते हैं और इसके बाद जब हमारे वो पेट में चला जाता है, तो तब तक उसकी जर्नी कैसी होती है। यहाँ तक भी जैसे हमें लगता है कि मुंह से हमने खाया ही है, अभी कुछ हुआ नहीं है खाने का, इसके बाद अभी पेट में ही है, लेकिन इतने प्रोसेस में भी खाने का थोड़ी थोड़ी डाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है। 3 सेलेवरी ग्लैंड्स भी होती है यहाँ पे, ये जहाँ पे एआई जनरेटेड इमेज है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसने इस किया है कि एमाइलेज और लाइपेज जो सेलेब्री एंजाइम्स होते हैं तो वो पहले ही इसमें मिक्स हो चुके होते हैं। फिर इसके बाद ये जो म्यूकस होता है ईसोफेगस में, म्यूकस की लेयर होती है, जिससे जो खाना है वो इजीली, उसको बोलस बोलते हैं, है ना। जब यहाँ से हमने खाना इंटेक कर लिया तो बोलस बोलते हैं। तो जो खाना है वो इजीली यहाँ पे स्लाइड कर सके और इसके बाद स्टमक में जा सके।
स्टमक में जाने के बाद क्या होता है कि फेरिंग्स एंड इसोफेगस फूड गेट्स पास पुश टू पेरिस्टालसिस। ये जो प्रोसेस होती है यहाँ से माउथ से लेकर के स्टमक में जाने की, इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस बोलते हैं। स्टमक ये जो है 1-2 घंटे के लिए फूड को स्टोर करता है, या फिर थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए भी अगर फूड ज़्यादा हैवी हुआ तो, और उसके बाद उस फूड को फ्रेश करता है। इस पे गैस्ट्रिक जूसेस जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, जो पेप्सिनोजेन, पेप्सिन होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब वो मिलता है तो पेप्सिनोजेन एंजाइम बन जाता है, और जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। एसिड का काम क्या होता है, मतलब देखिए हमारे स्टमक में एसिड क्यों है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बनाना, पेप्सिन को पेप्सिनोजेन बनाने के लिए तो है ही है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो वो पूरा प्योर नहीं होता है, उसके साथ साथ में कुछ बैक्टीरिया या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो एसिड क्या करता है कि सबसे पहले जाते ही उनको किल कर देता है, और इसके बाद एंजाइम्स वगैरह होते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, है ना। फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी का एब्जॉर्प्शन का काम होता है, और इसके बाद हाँ एक चीज़ और है, स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा होता है तो वो पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। मतलब आपने कितना भी सॉलिड खाना खाया हो, वो जब से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, अगर पानी नहीं भी पिया हो तो हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें वाटर भी होता है, तो वो मिक्स होकर के, और जब तक वो लिक्विड फॉर्म में नहीं बन जाएगा तब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ही नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, रुकिए मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले जो फूड होता है वो पूरी तरीके से एक छोटे से होल्स के थ्रू निकलता है, तो मतलब जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा तभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा पाएगा। फिर इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होता है, ये इसमें डाइजेशन का मेन काम होता है और एब्जॉर्प्शन का काम होता है प्रोमिनेंटली। इसमें जो माइक्रोविलाइज होते हैं वो जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए ये जो माइक्रोविलाइज है ये है, तो इसकी मदद से जो सरफेस एरिया है इनके अराउंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ सा जाता है, उसकी वजह से फूड की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मतलब ऐसे देखो, ऐसे उंगलियों के तरीके से माइक्रोविलाइज होते हैं, वो पूरा फूड एब्जॉर्ब कर जाते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि फर्मेंट किए जाते हैं, वो विटामिन ई एंड विटामिन के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। यहाँ पे फीसेस का फॉर्मेशन होता है जिनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें एक्सेसरी ऑर्गन्स की। एक्सेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में, लीवर, गॉल ब्लेडर एंड पेनक्रियाज, ये मेन एक्सेसरी ऑर्गन्स है। ये लीवर है, ये है हमारा गॉल ब्लेडर, और ये है हमारा पेनक्रियाज। अब जो लीवर होता है वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। हमने देखा कि जो स्टमक में जैसे ही खाना जाता है तो उसके ऊपर एसिड मार दिया, एसिड मार दिया तो फूड हो गया एसिडिक। अब हमारी बॉडी, हमारे ब्लड का पीएच क्या होता है, बेसिक होता है ना, हमारा ब्लड बेसिक होता है कि खाना तो एसिडिक हो चुका, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो लीवर होता है वो सिक्रीट करता है बाइल, ठीक है। और बाइल सिक्रीट करने के बाद ये जो है पेन गॉल ब्लेडर, तो यहाँ पे ये बाइल स्टोर होते रहता है। ये बाइल स्टोर होते ही अब जब स्टोर हो चुका तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते जाता है, डिओडेनम के पार्ट में रिलीज करते जाता है, और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ये जो बाइल होता है। तो जो एसिड से नहीं मरे वो बेस से मर जाएंगे, और बाकी बेस एसिड को न्यूट्रलाइज भी कर देगा। फिर इसके बाद जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल को स्टोर करता है, मैंने बताया ही। इसके बाद पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, जैसे कि फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम,
लाइपेज एंजाइम, लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए लाइपेज, ऐसे याद कर सकते हो। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीएज, और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए एमाइलेज। अब यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट में ये सिक्रेट कर देता है पेनक्रियास, ताकि कुछ भी बच ना जाए। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो वो डाइजेशन का मेन वो है। तो ये जो गॉल पेनक्रियाज है और ये जो लीवर है, अपने सारे सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से रिलीज कर देते हैं, जिससे खाने का कुछ भी पोर्शन बचे ना। इसी जो जिसका डाइजेशन इतना अच्छा होगा उतना ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होगी। ओवर सिक्रेट होते तो अच्छा भी नहीं होता हेल्थ के लिए, इसलिए बैलेंस जरूरी है। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस की बात करें, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और वाटर। ये जो गैस्ट्रिक जूसेस यहाँ से सिक्रेट होते हैं, यहाँ से स्टमक से, तो हम उनके इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट क्विक ओवरव्यू है कि HCl, पेप्सिन एंड वाटर। फिर इसके बाद पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम्स, मतलब पेनक्रियाज से जो एंजाइम्स निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और प्रोटीज। और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से जो हमारा डाइजेशन होता है वो स्टिमुलेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या होता है? हमारी बॉडी के दो रिस्पॉन्सेज होती हैं, एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स और रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। तो जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होता है वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। उसमें हमारा ब्रेन क्या करता है कि वो अलर्ट हो जाता है, और इसके बाद क्या करता है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, इन सब से ब्लड को लेकर के और हाथों और पैरों की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारी बॉडी का स्ट्रेस से निपटने का एक तरीका होता है। लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी में, आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल में, सबका ही जीवन खराब हो चुका है। तो ये जो है ये अनवांटेड सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि अब हमारे स्टमक को ब्लड मिल ही नहीं रहा है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिल ही नहीं रही है। एनर्जी नहीं मिल रही है तो उससे क्या हो रहा है? एनर्जी नहीं मिल रही है तो इससे हो ये रहा है कि हमें बीमारियां होती हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तो वो क्या कर देता है कि पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होते ही वो ब्लड को स्टमक की ओर, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की ओर डाइवर्ट कर देता है। तो इससे हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छा हो जाता है। ऐसे कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो हमारे पूरे माउथ से स्टार्ट होता है, जहाँ से खाना जाना स्टार्ट हो, और उसके बाद पूरी जो लंबी नली है वो एनस के थ्रू निकलती है, यानी जहाँ तक वहाँ से वो खाना निकल गया। तो इसके डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? एसिडिटी बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है, अल्सर्स काफ़ी वो है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम काफ़ी कॉमन डिसीज है, आप सभी ने सुनी होगी, पेप्टिक अल्सर्स, डायरिया और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। तो ये सारे जो है कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। बात करें इनके सिम्टम्स बताएंगे तब तो प्रेजेंटेशन बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मतलब स्लाइड बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इसके जो कॉजेस होते हैं, कॉमन कॉजेस की बात करें तो वही योग में मतलब हमने बताया है, पुअर ईटिंग हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बैठे बैठे काम करना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब होना, फास्ट फूड खाना, तला भुना ज़्यादा खाना, स्ट्रेस की लाइफस्टाइल, इरेगुलर रूटीन, साइड इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन मेडिसिन। कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो साइड इफेक्ट करती हैं, जिनकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि आइब्यूफ्रेन। और इसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सम कॉमन कॉजेस। फिर इसके बाद योगिक रेलेवेंस। व्हाट इज द योगिक रेलेवेंस? तो योगा क्या करता है कि इसकी वाइटलिटी को इंक्रीज करता है और दिमाग को शांत करता है। ये जो ब्रेन और गट का कनेक्शन होता है, मतलब हमारी इंटेस्टाइन का और हमारे ब्रेन का जो कनेक्शन होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और तीन दोषों को बैलेंस करता है, और अग्नि को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी का इंटरनल प्यूरिफिकेशन करता है। इसके बाद आसनास, योगिक रिलेवेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आसनास, तो ये हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर जेंटल प्रेशर अप्लाई करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। ट्विस्टिंग पोजेस जो होते हैं वो कपड़े के तरीके से निचोड़, जैसे कि मत्स्येंद्रासन, तो पूरा निचोड़ दिया, लीवर पेनक्रियास एकदम दुरुस्त हो गए। फॉरवर्ड बेंडिंग पोजेस, इससे क्या होता है, जो बेली होता है उसकी मसाज होती है, और इसकी वजह से क्या होता है,
जो प्रेशर बढ़ेगा तो कॉन्स्टिपेशन रिलीज होगा। इसके बाद गैस रिलीफ, अगर गैस की प्रॉब्लम है तो पवन मुक्त आसन बहुत हेल्पफुल है। और इसकी वजह से बॉवल मूवमेंट्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। इसके बाद वज्रासन, वज्रासन एक ऐसा आसन होता है जिसकी वजह से जो मतलब खाने के बाद आप कर सकते हो, और इसके बाद आपका ब्लड फ्लो स्टमक एरिया में बहुत बढ़ जाएगा। आगे बात करें तो प्राणायाम, प्राणायाम क्या है, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो रेगुलेट होता है, और इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस रिड्यूस होता है। प्राणायाम करने से हमारे अंदर प्राण शक्ति भी बढ़ती है, तो इसकी वजह से जो गट ब्रेन कनेक्शन होता है वो इन्हांस होता है। और कपालभाति प्राणायाम तो स्पेशली स्टमक एरिया के ऊपर प्रेशर अप्लाई भी करता है। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो ओवरऑल स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है, हमारे दिमाग को शांत करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाते हैं। इसकी वजह से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कम होता है और गट ब्रेन कनेक्शन सही होता है। ये हमारी आपने आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज करता है और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को प्रमोट करता है। योगिक रेलेवेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइट, डाइट में क्या होता है, सात्विक डाइट है ना, प्योर एंड इजी टू डाइजेस्ट, जिसमें स्पाइसी खाना आप नहीं खा सकते, ऑयली नहीं खा सकते, प्रोसेस्ड खाना नहीं खा सकते, और एक ऑर्गेनाइज्ड हैबिट ऑफ ईटिंग ऑन टाइम, मतलब इस टाइम पे खाना खाने की एक ऑर्गेनाइज्ड हैबिट आपको बनानी होती है। शुद्धि क्रिया, एडवांस प्रैक्टिसेस जैसे कि शंख प्रक्षालन, जो कि पूरी बॉडी के कैनाल को, पूरी एलिमेंट्री कैनाल को ही प्योरीफाई कर देते हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। उसमें आप एक मतलब एक्सपर्ट गाइडेंस में 6 गिलास 8 गिलास पानी पीते हो, नमकीन गुनगुना सा, और इसके बाद कुछ सेट ऑफ ऑप्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, और इसके बाद वो पानी जो होता है वो पूरा सारा कचरा निकालते हुए और निकल जाता है। तो काफ़ी सही प्रोसेस है। इन द एंड यही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे हेल्थ का फाउंडेशन है, हमारे हेल्थ का बेस है। और अगर प्रॉपर डाइट लिया जाए, प्रॉपर माइंडफुलनेस रही जाए, स्ट्रेस से अपने आप को बचाया जा सके, और योगा को अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व किया जाए, तो हम इसको हेल्दी रख सकते हैं। एंशियंट योगिक विजडम के पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और इससे आज मॉडर्न फिजियोलॉजी भी एग्री करती है।